हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक गुलियानी। आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडरेशंस इन सिलेक्शन ऑफ चैनल मेंबर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पॉलिसीज़ पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर फैक्टर्स अफेक्टिंग चैनल स्ट्रक्चर डिसीजंस जो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हमने कहा, आज हम डिस्कस करेंगे कंसीडरेशन इन सिलेक्शन ऑफ चैनल मेंबर्स। देखिए, डिफरेंट चैनल मेंबर्स होते हैं, उसमें से हम किस चैनल मेंबर को सिलेक्ट करें उसके लिए बहुत सारे जो है फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। उन सारे फैक्टर्स को जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए राइट चैनल मेंबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि एक हम जो एक चैनल मेंबर जो चूज़ करें वो राइट हो, क्योंकि ये एक बहुत वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन है, खास करके इंटरनेशनल मार्केटिंग में। क्योंकि अगर आपने एक रॉन्ग चैनल मेंबर चूज़ कर लिया तो फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और वैसे भी जो एक चैनल मेंबर जो होता है वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है इंटरनेशनल मार्केटिंग में, जिससे कि जो एक इंटरनेशनल मार्केटर है वो अपने गोल को अचीव कर सकता है। तो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। देखिए, हम जिस चैनल मेंबर को सिलेक्ट करें तो उसके पास जो है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेंटर्स हैं डिफरेंट फॉरेन मार्केट्स में, वो काफ़ी वाइड होने चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा फैले हुए होने चाहिए डिफरेंट फॉरेन मार्केट्स में। इससे इंटरनेशनल मार्केटर को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, इससे इंटरनेशनल मार्केटर को ये फ़ायदा होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में जो है प्रवेश कर सकेगा, और इससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कवर कर पाएगा, यानी कि ज़्यादा मार्केट एरिया को कवर कर पाएगा। तो इसलिए वो उसी डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करना चाहिए जिसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेंटर है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है फाइनेंशियल साउंडनेस। देखिए, आप जिस चैनल मेंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं वो फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए, यानी कि वो बहुत ही एक तरीके से आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहिए। दोनों तरीके से उसकी जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है और जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, दोनों ही तरीके से जो है वो फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए, यानी कि वो शॉर्ट टर्म में भी अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा कर सके और जो लॉन्ग टर्म है उनकी ज़रूरतों को भी पूरा कर सके। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप जिस चैनल मेंबर को सिलेक्ट करें उसकी जो क्रेडिट वर्थीनेस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए मार्केट में, यानी कि मार्केट में उसकी साख काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक ऐसे चैनल मेंबर को सिलेक्ट करते हैं जो फाइनेंशियली वीक है, तो वो कभी भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर पाएगा, आपको जो पेमेंट है वो टाइमली नहीं कर पाएगा, और बहुत सारी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, दैट इज़ रेपुटेशन इन द मार्केट। देखिए, जो चैनल मेंबर आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी मार्केट में इमेज कैसी है, तो ये ज़रूरी है कि आप जिस चैनल मेंबर को सिलेक्ट करें उसकी जो फॉरेन मार्केट में इमेज है वो गुड इमेज होनी चाहिए, यानी कि एक अच्छी छवि होनी चाहिए। देखिए, अगर आप एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट कर रहे हैं, एक ऐसे चैनल मेंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि लिटिगेशन यानी कि मुकदमेबाजी में फंसा हुआ है, बहुत सारे उसके खिलाफ केस चल रहे हैं, तो ऐसे चैनल मेंबर को कभी भी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, अपॉइंट नहीं करना चाहिए। आप जिस पर्सन को अपॉइंट करें उसकी गुड रेपुटेशन होनी चाहिए, क्योंकि एक गुड रेपुटेटेड पर्सन जो है वो आसानी से जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट एरिया में अपने गुड्स को सेल कर पाता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है एक्सपीरियंस। देखिए, जिस भी आप डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करने जा रहे हैं तो उसके पास जो है सफिशिएंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, दोनों तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके पास मार्केट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और एज वेल एज सेक्टर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। देखिए, जो एक एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ रखता है, खासकर जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है होस्ट नेशन का, यानी कि जिस नेशन में हम गुड्स को बेचने जा रहे हैं, एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो उस नेशन को वो मार्केटिंग एनवायरनमेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि वो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करता है कि उस नेशन के जो लोगों का बाइंग बिहेवियर है वो किस तरीके का है, यानी कि कस्टमर के लाइक्स क्या हैं, कस्टमर के डिसलाइक्स क्या हैं, कस्टमर के जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं वो किस तरीके के हैं। तो इन चीज़ों की उसकी इस नॉलेज का फ़ायदा जो है इंटरनेशनल मार्केटर को मिलता है। देखिए, इसके अलावा जो है उसके पास गुड नॉलेज होती है, खासकर जो हमारे जैसा प्रोडक्ट जो है उस नेशन में बना रहे हैं, यानी कि हमारे कंपटीटर की, तो वो हमारे को जो है हमारे कंपटीटर्स जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा उस होस्ट नेशन में जो भी गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट की सेल को इम्पैक्ट करेंगे उसके बारे में जो है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन रखता है और वो हमारे साथ शेयर कर सकता है। तो ज़रूरी हो जाता है कि जिस डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट किया जाए, जिस चैनल मेंबर को अपॉइंट किया जाए, उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरी बात है, वो ये है कि हो सकता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर आप अपॉइंट करने जा रहे हैं उसके पास मार्केट एक्सपीरियंस तो बहुत हो,
लेकिन उसके पास जो एक्सपीरियंस है वो उस फील्ड का ना हो जिस फील्ड में आप डील कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट लाइन में आप डील कर रहे हैं उस प्रोडक्ट लाइन का ना नहीं हो। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जिस चैनल मेंबर को आप सेलेक्ट करें, जिस डिस्ट्रीब्यूटर को आप सेलेक्ट करें, उसके पास दोनों तरीके का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि उसके पास मार्केट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और एज वेल एज सेक्टर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सेक्टर एक्सपीरियंस से मतलब है जिस प्रोडक्ट लाइन में आप डील करते हैं उस प्रोडक्ट लाइन के बारे में उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको उस प्रोडक्ट लाइन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो नेचुरली बात है वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है टेक्निकल कैपेसिटी। देखिए, अगर जो इंटरनेशनल मार्केटर है या मैन्युफैक्चरर है उसका जो प्रोडक्ट है वो टेक्निकल नेचर का है, इनकी उसमें काफ़ी टेक्निक्स होती हैं, काफ़ी टेक्निकल वे में है जिसको बहुत ज़्यादा बारीकी से समझना पड़ता है, तो हमें ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करना चाहिए जिसके पास ऐसा एक सेल्स पर्सन हो, स्टाफ हो जो कि स्पेशलाइज हो और उनके पास टेक्निकल नॉलेज हो। क्योंकि देखिए, अगर उनकी जो सेल्स फोर्स है, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनके सेलर्स हैं, जो सेल्समैन हैं, अगर उनके पास टेक्निकल नॉलेज होगी तो वो टेक्निकल प्रोडक्ट को बहुत आसानी से हैंडल कर पाएंगे। और फिर जिसके पास टेक्निकल नॉलेज होती है, टेक्निकल की मतलब ट्रेनिंग अच्छी तरह ली हुई होती है, तो उस तरीके के जो टेक्निकल प्रोडक्ट को उनको हैंडल करना भी आसान होता है। और जो हमारे एक तरीके से जो प्रोस्पेक्टिव बायर हैं, जो पोटेंशियल बायर हैं, यानी कि जो संभावित जो हमारे कस्टमर्स हैं या ग्राहक है बनेंगे, उनके जो डाउट्स होते हैं, उनकी जो क्वेरीज होती हैं, उनको एक टेक्निकल पर्सन आसानी से हैंडल कर सकता है। अगर उनके पास इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो एक दिक्कत आएगी कि वो उन ग्राहकों की जो शंकाएं हैं, उनके जो डाउट्स हैं, उनकी जो क्वेरीज हैं, उनको आसानी से सॉर्ट आउट नहीं कर पाएगा। तो वो एक बहुत बड़ा एक जो है इंटरनेशनल मार्केटर को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे चैनल मेंबर को सिलेक्ट किया जाए, एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट किया जाए जिसके पास जो है इस टाइप का स्टाफ हो जो टेक्निकल नॉलेज रखता हो, खासकर जब इंटरनेशनल मार्केटर का जो प्रोडक्ट है वो टेक्निकल नेचर का है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है एनालिसिस ऑफ करंट क्लाइंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए, अगर एक इंटरनेशनल मार्केटर ये जानना चाहता है कि जो उसका जिस डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करने जा रहा है उसकी क्या कैपेबिलिटी है, यानी कि वो उसकी कैपेबिलिटी को जज करना चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो उसके जो करंट क्लाइंट्स हैं, यानी कि जो उस डिस्ट्रीब्यूटर के करंट क्लाइंट्स हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करे। किस तरीके की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे, जैसे कि उसके प्रेजेंट क्लाइंट्स कौन हैं, फिर उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस टाइप के हैं, किस टाइप के वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फिर उनकी जो टर्नओवर है, यानी कि उन प्रोडक्ट्स की जो बिक्री है वो कितनी है, फिर वो जो प्रोडक्ट्स हैं यानी कि जो हमारे जिस डिस्ट्रीब्यूटर को हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसके जो करंट क्लाइंट्स के जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे प्रोडक्ट के कम्पिटिटिव है या कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर मान लीजिए जो उसके करंट क्लाइंट्स के जो प्रोडक्ट है वो हमारे कम्पिटिटिव है, कम्पिटिटिव से मतलब है कि जिस टाइप का हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस टाइप के ही प्रोडक्ट वो पहले ही किसी कंपनी के बेच रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की समस्या खड़ी होगी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किसके प्रोडक्ट की सेल को ज़्यादा प्रमोट करे, हमारे प्रोडक्ट को या उसके जो पहले से ही क्लाइंट बने हुए हैं उनके प्रोडक्ट को। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर मान लेते हैं कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं उसके जो करंट क्लाइंट्स का जो प्रोडक्ट है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि जैसा हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो उससे तो बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है, क्योंकि जैसे जैसे उन प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी जो उनके करंट क्लाइंट्स हैं उसके साथ साथ हमारे प्रोडक्ट की भी जो सेल बढ़ेगी। इसके अलावा हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर के करंट क्लाइंट्स हैं उनकी सेल्स जो है वो टाइमली इंक्रीज़ हो रही है या नहीं हो रही। अगर इंक्रीज़ हो रही है तो ये डिस्ट्रीब्यूटर की जो है एफिशिएंसी को शो करेगा कि यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर जो वर्क है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर पा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर की जो कैपेबिलिटी है उसको अच्छे तरीके से चेक किया जाए डिफरेंट पैरामीटर को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेयर हाउसिंग कैपेसिटी। देखिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जिस डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करने जा रहे हैं उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो है वेयर हाउसिंग की कैपेसिटी होना, एक अच्छी वेयर हाउसिंग कैपेसिटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खासकर इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि बिजनेस बहुत ही लार्ज स्केल पे किया जाता है और जो गुड्स भेजे जाते हैं प्रोड्यूसर द्वारा, मैन्युफैक्चरर द्वारा, इंटरनेशनल मार्केटर द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर को, वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में भेजे जाते हैं और सी रूट से भेजे जाते हैं, यानी कि समुद्री मार्ग से भेजे जाते हैं, खासकर शिप्स वगैरह के द्वारा। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसके पास गुड्स को स्टोर करने की सफिशिएंट कैपेसिटी होनी चाहिए, ताकि जब बल्क क्वांटिटी में गुड्स आए तो उसको आसानी से स्टोर कर सके। और अगर उसके जो वेयर हाउसेज हैं वो नियर द सी पोर्ट हों, यानी कि समुद्री बंदरगाह के आसपास हों, तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करना और भी फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि उससे जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कम आएगी, क्योंकि वो नियर द सी पोर्ट्स होंगे, वहाँ गुड्स को आसानी से जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज़ लाइसेंस।
देखिए कई बार क्या होता है कि जिस नेशन में हम गुड्स को बेचने जा रहे हैं, इनकी जो इम्पोर्टिंग नेशन है या जिस नेशन में हम माल को बेचने जा रहे हैं, हमारे लिए एक्सपोर्टिंग नेशन है और उनके लिए इम्पोर्टिंग नेशन है। जो इम्पोर्ट करने वाला नेशन है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कई तरह के रूल्स और रेगुलेशंस बना देती है कि एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो है एक स्पेसिफिक अथॉरिटी से, यानी कि एक अधिकृत संस्था से जो है उसको लाइसेंस लेना जरूरी है। जब तक आप लाइसेंस नहीं लेंगे तब तक उस नेशन की बाउंड्री में जो है आप उस प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते। और मान लीजिए जो इंटरनेशनल मार्केटर का प्रोडक्ट है वो भी उस टाइप के प्रोडक्ट्स में आता है, यानी कि जिसके लिए लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इंटरनेशनल मार्केटर उस डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करे, उस चैनल मेंबर को सिलेक्ट करे जिसके पास उस टाइप का जो लाइसेंस है वो होना चाहिए। अगर मान लीजिए उसके पास लाइसेंस ही नहीं हुआ तो उसका गुड्स जो है उस नेशन में नहीं बिक पाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज़ लोकेशन। देखिए लोकेशन भी जो है बहुत वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यहाँ लोकेशन से मतलब क्या है, देखिए इंटरनेशनल मार्केटर किस टाइप का जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड करना चाहता है। अगर वो मान लीजिए वन लेवल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना चाहता है, यानी कि जिसमें मैन्युफैक्चर जो है डायरेक्ट रिटेलर को बेचेगा और रिटेलर जो है कस्टमर को बेचेगा, तो उस केस में जो है उसे उस टाइप के चैनल मेंबर को सिलेक्ट करना चाहिए जिसकी जो रिटेल आउटलेट्स हैं, यानी कि जो उसकी शॉप्स वगैरह हैं, जो बिजनेस आउटलेट्स हैं, वो बिजी मार्केट एरिया में, कि बड़ी बड़ी मार्केट एरिया में जहाँ पर पब्लिक बहुत आती है, क्राउडी एरिया है, वहाँ पर होने चाहिए। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केटर जो है अपने गुड्स को जो है होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सेल करना चाहता है, तो उस केस में जो है उसको उस टाइप के जो है एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने चाहिए जो कि गुड्स जिनके जो आउटलेट हैं, इनकी जिनके जो गोडाउंस या जो भी बिजनेस यूनिट्स हैं या बिजनेस सेंटर्स हैं वो नियर द सी पोर्ट हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप रिटेलर के थ्रू जाना चाहते हैं तो रिटेलर के लिए वहाँ बेहतर होगा जहाँ पर क्राउडी एरिया है। लेकिन अगर आप होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाना चाहते हैं जो आगे गुड्स को सेल करेंगे कंज्यूमर को, तो उस केस में जो है आपको उस तरीके के जो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर सेलेक्ट करने चाहिए जो कि ऐसे बिजनेस सेंटर्स में हो जो कि सी पोर्ट्स के नियर हो, उनके गोडाउन्स या सेंटर, जिससे कि आसानी से रोड कनेक्टिविटी या रेल कनेक्टिविटी के द्वारा वहाँ तक माल पहुँचाया जा सके। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज एडिशनल सर्विसेज। देखिए एक चैनल मेंबर को सिलेक्ट करते वक्त ये भी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एक इंटरनेशनल मार्केटर को ये चाहिए कि उसे उस डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करना चाहिए जो कि एडिशनल फैसिलिटी जो है इंटरनेशनल मार्केटर को देने के लिए तैयार हो। अब किस तरीके की जो है एडिशनल सर्विसेज, जैसे कि वो इंटरनेशनल मार्केटर के प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए रेडी हो, यानी कि उसका जो एडवर्टाइजिंग खर्चा है उसको उठाने के लिए रेडी हो, आफ्टर सेल सर्विसेज जो देनी पड़ती है उसको देने के लिए रेडी हो, या फिर जो नेक्स्ट चैनल मेंबर है इनकी जो अगले, मान लीजिए आप डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट कर रहे हैं, होलसेलर को अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो अगले चैनल मेंबर इनकी रिटेलर को जो है गुड्स क्रेडिट पे बेचने के लिए, यानी कि क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए रेडी हो। इसके अलावा जो है वो फॉरेन मार्केट में जो भी इन्फॉर्मेशंस हमें चाहिए होती है उन इन्फॉर्मेशंस को हमारे को टाइमली प्रोवाइड करने के लिए रेडी हो। तो अगर इस तरीके की जो गुड क्वालिटी जो एडिशनल सर्विसेज हैं वो देने के लिए अगर जो है डिस्ट्रीब्यूटर एक तरीके से अवेलेबल है या रेडी है या चैनल मेंबर रेडी है, तो इंटरनेशनल मार्केटर को उस तरीके का जो है डिस्ट्रीब्यूटर या चैनल मेंबर अपॉइंट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कैलिबर ऑफ सेल स्टाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए जिस डिस्ट्रीब्यूटर को हम अपॉइंट करने जा रहे हैं उसके पास जो है एक जो सफिशिएंट जो है एक तरीके से स्टाफ होना चाहिए और वो भी वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, वेल एक्सपीरियंस होना चाहिए, इनके उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो, उनका जो स्टाफ है वो टैलेंटेड होना चाहिए और डेडिकेटेड होना चाहिए, इनकी काम के प्रति काफ़ी सीरियस हो। तो ऐसे जो स्टाफ मेंबर हैं वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं और उनके पास कुछ हद तक जो है टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए जिससे कि वो कस्टमर के जो डाउट है उसे आसानी से सॉर्ट आउट कर सकें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज सोल डिस्ट्रीब्यूटर और मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स। देखिए ये भी एक इंटरनेशनल मार्केटर को डिसाइड करना पड़ता है कि उसने किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना है या मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना है इन फॉरेन मार्केट। अगर देखिए उसने सोल डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना है, यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना है जो पूरे मार्केट को सर्व करेगा फॉरेन मार्केट में, तो उस केस में उसे ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना चाहिए जो काफ़ी लार्ज साइज़ का हो, यानी कि जो है लार्ज ऑर्डर साइज़ में आपसे गुड्स खरीद सके। क्योंकि अगर आपने एक ही पे डिपेंडेंसी रहनी है तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो बल्क में आपको जो है ऑर्डर प्रोवाइड कर सके। लेकिन दूसरी ओर अगर आपने मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने हैं तो इस केस में ज़रूरी नहीं है कि जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो लार्ज साइज़ का हो, स्मॉल साइज़ का डिस्ट्रीब्यूटर भी आप इंगेज कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, कोई ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेगा, कोई मीडियम क्वांटिटी खरीदेगा, कोई स्मॉल क्वांटिटी खरीदेगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर किस टाइप का अपॉइंट करने जा रहे हैं।
तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक चैनल मेंबर को सिलेक्ट करते वक्त। इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही जो एक इंटरनेशनल मार्केटर चैनल मेंबर को सिलेक्ट करता है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पॉलिसीज़। देखिए, एक इंटरनेशनल मार्केटर को बहुत सारी चैनल पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। ये जो चैनल पॉलिसीज़ जो होती हैं वो एक इंटरनेशनल मार्केटर को हेल्प करती हैं ये डिसाइड करने में कि जो चैनल स्ट्रक्चर होगा उसमें कितने मिडिल मैन होने चाहिए, यानी कि जो उसकी जो इंटेंसिटी है, इनकी जो उसकी गहनता है, जो एक तरीके से क्राउडनेस है, वो कितनी होनी चाहिए, कितने चैनल मेंबर होने चाहिए, ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। कि देखिए, चैनल पॉलिसी जो है बहुत सारी रीजंस पे डिपेंड करती है। इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो गुड्स जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो किस नेचर का है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो किस टाइप की हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही जो है इंटरनेशनल मार्केटर डिफरेंट टाइप की जो है डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी अपनाता है। कुछ एक फेमस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ जो है वो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आती है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। देखिए, इस पॉलिसी में क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, इंटरनेशनल मार्केटर होता है, वो बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स को यूज़ करता है अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, यानी कि वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शॉप के द्वारा जो है गुड्स को बेचने की कोशिश करता है। देखिए, इस पॉलिसी का यूज़ तब किया जाता है जब जो इंटरनेशनल मार्केटर का जो गुड्स है वो कंज्यूमर गुड्स है, कन्वीनियंस कंज्यूमर गुड्स है, वो इस टाइप का गुड्स है जो कि बहुत जल्दी मात्रा में ख़रीदा जाता है, बहुत जल्दी खरीदा जाता है, और गुड्स की प्राइस जो है बहुत कम होती है, लो प्राइस गुड्स होते हैं, जैसे सोप हो गए, शैम्पू हो गए या हेयर ऑयल हो गए, जो कि बहुत जल्दी मात्रा में खरीदे जाते हैं। और इसके जो कस्टमर होते हैं वो बहुत लार्ज नंबर में होते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होते हैं और काफ़ी हद तक फैले हुए होते हैं। और ये जो कस्टमर जो है वो पसंद करते हैं कि इस गुड्स को जो है अपने नियर बाई शॉप, यानी कि जो भी घर के नज़दीक शॉप है वहाँ से ख़रीदना। तो ज़रूरी हो जाता है कि इसके लिए जो इंटरनेशनल मार्केटर है वो काफ़ी हद तक जो है एक तरीके से ज़्यादा शॉप के द्वारा अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। सेकंड जो पॉलिसी आती है वो आती है सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। देखिए, इस पॉलिसी में मार्केटर क्या करता है, इंटरनेशनल मार्केटर कुछ एक लिमिटेड होलसेलर और रिटेलर्स के को ही सिलेक्ट करता है अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और उनके साथ मिलकर ही जो है अपने गुड्स को प्रमोट करता है, अपनी सेल को बढ़ाने की कोशिश करता है। ये पॉलिसी किस टाइप की गुड्स के लिए यूज़ की जाती है? देखिए, ये पॉलिसी यूज़ की जाती है शॉपिंग गुड्स के लिए या स्पेशलिटी गुड्स के लिए, जो कि कंपेरेटिवली कन्वीनियंट गुड्स की कंपैरिजन में थोड़े से हाई वैल्यू के होते हैं, और ये जल्दी नहीं खरीदे जाते एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमर गुड्स की तरह। ये कभी कभार ही खरीदे जाते हैं और बहुत सोच समझ के खरीदे जाते हैं, जैसे फ्रिज हो गए, टीवी हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई, या एयर कंडीशनर्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, शूज़ हो गए, क्लॉथ्स हो गए, या ब्रांडेड फर्नीचर हो गया। तो ये जो इस टाइप के जो गुड्स होते हैं इसको कंज्यूमर बहुत काफ़ी मार्केट की पहले अच्छी तरह छानबीन करता है, उसके बाद जो है इस गुड्स को खरीदने की सोचता है। ये पॉलिसी है वो उस टाइप के गुड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहती है जिसमें आफ्टर सेल सर्विसेज की ज़रूरत होती है। तो आफ्टर सेल सर्विसेज वाले गुड्स में भी जो है सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को अपनाया जाता है। तीसरी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉलिसी आती है, दैट इज़ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या किया जाता है कि एक जो इंटरनेशनल मार्केटर है वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर को जो है सेल करने का राइट दे देता है एक्सक्लूसिवली, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया में केवल वही डिस्ट्रीब्यूटर ही गुड्स को सेल कर सकता है, कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर जो है उस एरिया में उस गुड्स को सेल नहीं कर सकता। इसके बदले में जो है डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो भी एक तरीके से इस चीज़ पे एग्री होता है, वो कमिटेड होता है कि वो भी जो है जो मार्केटर इंटरनेशनल मार्केटर है उसके किसी भी कम्पिटिटिव का प्रोडक्ट जो है उस एरिया में नहीं बेचेगा, यानी कि वो भी केवल और केवल जो है इंटरनेशनल मार्केटर के प्रोडक्ट को ही बेचेगा। खासकर जो इस टाइप की जो पॉलिसी में होता है उसका फ़ायदा ये होता है कि जो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स जो होते हैं उनकी जो डिज़ाइनिंग होती है या उनका जो आउटलेट्स की जो डेकोरेशंस होती है, जो आउटलेट्स का जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है, यानी कि एक इंटरनेशनल मार्केटर के एक नेशन में या डिफरेंट नेशन में जितने भी इस टाइप के जो है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स होंगे उनकी जो डिज़ाइन है, कलर है, शेप्स है वो बिल्कुल सिमिलर टाइप का होगा जिससे दूर से जो है उसको पहचाना जा सके। ये जो पॉलिसी है वो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर यानी कि कार मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कंपनी में जो है उनके जो शोरूम्स वगैरह होते हैं, आउटलेट्स वगैरह होते हैं, उसमें ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी आती है वो आती है सेलिंग थ्रू कंसाइनी और ब्रोकर। इसमें क्या होता है, देखिए इस पॉलिसी में जो गुड्स जो है वो पहले कंसाइनी को डिस्पैच किया जाता है, ये कंसाइनी जिसे हम एजेंट भी कह सकते हैं, ब्रोकर भी कह सकते हैं, लेकिन जो गुड्स की ओनरशिप है, इनकी गुड्स का जो मालिकाना हक है वो कंसाइनर यानी कि इंटरनेशनल मार्केटर यानी कि मैन्युफैक्चरर के पास ही रहता है, वो केवल और केवल गुड्स बेचता है।
अब जो ये कंसाइनी जो है यानी कि जो ब्रोकर या एजेंट है, ये जो गुड्स को बेचेंगे तो उसके बदले में उनको कमीशन मिलेगा। वो क्या करेंगे कि गुड्स को बेचने पे जो भी अमाउंट आएगा उसमें से अपना कमीशन और जो भी एक्सपेंसेस जो उनको अलाउ हैं वो काट कर जो भी पैसे बचेंगे उस पैसे को जो कंसाइनर है यानी कि इंटरनेशनल मार्केटर जो मैन्युफैक्चरर है उसको वो पैसे भेज देंगे। गुड्स का जो रिस्क है, क्योंकि मालिकाना हक किसका है, मालिकाना हक जो है वो इंटरनेशनल मार्केटर का है, इसलिए जो रिस्क का है गुड्स का वो सारा का सारा कंसाइनर यानी कि इंटरनेशनल मार्केटर बेयर करता है। हाँ, कुछ केसेस में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा कमीशन दे दिया जाता है जिसे डेल क्रेड कमीशन कहते हैं। इस केस में जो है जो क्रेडिट रिस्क है या बैड डेट्स का रिस्क है, यानी कि अगर मान लीजिए कस्टमर से अमाउंट टाइमली रिसीव नहीं हो पाया तो वो रिस्क कौन बेयर करेगा, वो भी रिस्क जो है कंसाइनी यानी कि एजेंट या ब्रोकर बेयर करेगा। तो अगर मान लीजिए उसको ये कमीशन दिया जाता है तो इस केस में क्या है कि जो एजेंट और ब्रोकर है वो केवल और केवल जो है इंटरनेशनल मार्केटर के लिए काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को बेच के वो ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन अर्न करे। लेकिन जो मेन हक जो एक तरीके से रिस्क है या मेन जो एफर्ट्स करने पड़ते हैं वो इंटरनेशनल मार्केटर और प्रोड्यूसर को ही करने पड़ते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी हैं बहुत फेमस है। इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करिएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और आज हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आप सजेशन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।